of the same species is known as reproduction. It is very essential for the survival of species on the earth and ensure the continuity of life on earth. तो continuity लाइफ की अर्थ पर तभी बनी रहती है जब रिप्रोडक्शन होता रहता है। अब सोचो कि मतलब एक स्पीसीज है और उससे दूसरी स्पीसीज पैदा ही ना हो, ठीक है, तो धीरे धीरे वो स्पीसीज पूरी एक्सटिंक्ट हो जाती है। एक्सटिंक्ट का मतलब है कि ख़त्म हो जाती है। जैसे वल्चर्स एक एग्जाम्पल है, बहुत कम बचे हुए हैं। डायनासोर, सही बात है। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ क्या, ये राइनोसोर है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि जहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है सिर्फ। द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स गैमीट्स इज कॉल्ड asexual reproduction. In this type of reproduction, only single parent is responsible for the production of offsprings. Offsprings का मतलब है कि next generation उसको हम offspring बोल देते हैं, ठीक है। हाँ प्लांट्स हो गए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पेरेंट्स के लिए हम ऑफस्प्रिंग हैं, ठीक है, जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे ऑफस्प्रिंग हैं। तो ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स आते हैं। उसके बाद देखिए मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं बहुत सारे, जैसे कि फिजन हो गया, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। हाँ, कहाँ बोला जाता है? कौन बोलते हैं? अच्छा चलो आगे। ये जेन जी बोला जाता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हाँ हाँ रीजन, आगे वाले को जेन अल्फा बोलते हैं, जो हमसे पीछे वाले जो आपकी वाली एज के हैं तो उन्हें मिलेनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलेनियर। अच्छा, और उससे पीछे वालों को? भाई मैं तो उससे पीछे वाली जनरेशन में हूँ ना, हाँ इसलिए कह रहा हूँ। काय का जेन जी वो जो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी में जो घोड़ी पर मेरे आगे मेरा छोटा भाई बैठा था ना, अभी वो भी 12th में है, वो 12th के एग्ज़ाम दे रहा है। अब उसकी फ़ोटो देखकर और अब की फ़ोटो देखकर हंसी आ रही है। तब बेचारा घोड़ी पर बैठने में डर रहा था, तो इसलिए मैं तो ज़्यादा ही पीछे वाली हूँ। चलिए जी आगे चलते हैं। तो हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो 6 टाइप का होता है। पहला है फिजन, दूसरा है बडिंग, तीसरा फ्रेगमेंटेशन, फिर रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कोई बात नहीं, छोड़ो ना, अभी ये तो करते हैं। अब आगे चलिए। हाँ वो उसको जवाब मिल गया। अब आगे देखिएगा फिजन में क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये 6 तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं। जैसे एक पौधा है ना, उस पौधे की हेल्प से अगर उस पौधे में से हमने कोई चीज़ एक छोटा सा पार्ट निकाल कर और दूसरी जगह कहीं पर मिट्टी में लगा दिया और एक नया पौधा डेवलप हो गया, तो ये भी तो एक तरह का रिप्रोडक्शन ही है कि एक बड़े पौधे में से निकलकर छोटा पौधा लगाया और फिर वो भी धीरे धीरे डेवलप करके प्लांट बन गया। तो फिजन क्या है? इन दिस प्रोसेस ऑफ फिजन अ यूनिन्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म splits into 2 or more new organism। और ये जो फिजन है इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, एक तो बाइनरी होता है और एक मल्टीपल होता है। तो फिजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का टूट जाना। तो जब कभी कोई एक ऑर्गेनिज्म टूट कर, और ख़ास तौर पर ये किस में होता है? यूनिन्यूक्लियर में, मतलब जो हमारे पास यूनिसेलुलर, जिनमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही सेल होता है, जैसे कि अमीबा हो गया। तो फिजन इज ऑफ 2 टाइप्स, ये है बाइनरी और मल्टीपल। तो बाइनरी फिजन में क्या होगा कि एक सेल जो है वो टूटकर 2 में, बाइनरी का मतलब होता है 2, मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे। तो एक सेल टूटकर 2 सेल्स में डिवाइड होता है, उसको तो बोलते हैं बाइनरी फिजन। जहाँ पर एक सेल टूटकर बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में देखिए, इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। दीज न्यू ऑर्गेनिज्म आर डॉटर सेल्स, एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा। तो इसमें ये 2 नए ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है। और एग्जाम्पल क्या है इसका? अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा भी धीरे धीरे जब ग्रोथ होती है ना अमीबा की और एक पर्टिकुलर साइज पर पहुंच जाता है, तो अमीबा टूटकर 2 अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मल्टीपल फिजन।
मल्टीपल फिजन में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स, है ना, एंड दे आर कॉल्ड डॉटर सेल्स, इनको भी डॉटर सेल्स ही बोलते हैं। उसमें सिर्फ 2 ऑर्गेनिज्म बनते हैं बाइनरी फिजन में, मल्टीपल फिजन में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनते हैं। एग्जाम्पल है इसका प्लास्मोडियम, ठीक है। इन फीमेल एनोफिलीज प्रेजेंस ऑफ प्लास्मोडियम कॉजेज मलेरिया, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्लास्मोडियम कॉजेज मलेरिया। इसमें होता है क्या, फीमेल एनोफिलीज जानते हैं ना, ये वो वाला मच्छर है जिसकी वजह से मलेरिया हो जाता है, अगर वो मच्छर काट ले तो फिर मलेरिया हो जाता है। तो प्लास्मोडियम जो है ना, प्लास्मोडियम क्या करता है, क्या चीज़, हेरिडिटी में पहुंच गए, ये है ना ईयरलोब, ये लटका हुआ कान है, ठीक है, नीचे वाला जो ईयरलोब है, सबके आपके फ्री ही हैं, सबके फ्री हैं ईयरलोब्स, किसी का अटैच्ड नहीं है। ये वाला हिस्सा जो है, जो यहाँ पर चिपका हुआ रहता है, उसको बोलते हैं अटैच्ड ईयरलोब, ठीक है। और ये बहुत कम लोगों के होते हैं। तो गूगल पर फोटो करके सनी देओल का देखना, कान चिपका हुआ है, यहाँ से ऐसे चिपका हुआ है, ठीक है, अरे चिपका हुआ है भाई, चिपका हुआ है। तो ये वेरिएशन ऐसे है कि जैसे मान लीजिए सनी देओल को जानते हो ना, हाँ वही 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 वही। तो उसमें जो है, जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि एक जनरेशन है, उसमें मदर है फादर है, दोनों के फ्री ईयरलोब्स हैं। फ्री ईयरलोब्स मतलब जो ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, लटके हुए रहते हैं, ठीक है। तो मदर फादर का है, उसके बाद उनके बच्चे होते हैं, उनके भी फ्री ईयरलोब्स हैं, उसके बाद उनके बच्चे के भी फ्री ईयरलोब्स हैं। लेकिन कहीं कोई एक बच्चा ऐसा पैदा हो जाएगा जिसके अटैच्ड ईयरलोब्स होंगे, जुड़े हुए होंगे यहाँ से। तो ये वेरिएशन है, और वेरिएशन जो है वो एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है। ये 10 बजे बात करूँगा, 9 बजे, 9 बजे ये करा देंगे। उसके बाद बात करिए, अगला देखते हैं बडिंग। बडिंग में है, इन बडिंग अ स्मॉलर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज अ बड which detaches and become a new organism, example hydra, yeast etc. तो ये आप एक डायग्राम देख रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है या कोई एक प्लांट है, इस तरीके से कोई एक प्लांट है, ये ज़मीन में लगा हुआ है और ख़ास तौर पर ये किस में होता है, हाइड्रा में होता है। तो हाइड्रा जो है, हाइड्रा में धीरे धीरे ये देखते हैं कि कुछ समय बाद इसमें ना एक बड डेवलप हो जाती है, साइड में एक बड डेवलप हो जाती है, यहाँ से एक छोटी सी बड निकल कर आई। धीरे से क्या होता है, कुछ समय बाद देखते हैं कि यही जो बड है ये एक नए छोटे से हाइड्रा में डेवलप हो जाती है, ठीक है। और फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि ये जो हाइड्रा है ये टूटकर अलग हो जाता है, और जहाँ पर ये गिरता है, ये वाला जो हिस्सा जहाँ पर ये टूटकर गिरता है, वहाँ पर एक फिर से नया हाइड्रा डेवलप होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड बडिंग। अच्छा, ये जो बडिंग है, ये बडिंग आपने ना जनरली वहाँ पर भी देखी होगी। अगर घर में कभी जैसे आलू आते हैं, तो आलू का ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में आलू का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आलू जो है, जैसे आलू आ गया घर में, अब हमने वो ज़्यादा लेकर आ गए, 2 किलो 3 किलो 4 किलो लेकर आ गए, आलू रखे हुए हैं, फिर आलू बनाया नहीं गया, या हम कहीं चले गए, कुछ दिन बाद हमने आकर देखा तो हम देखते हैं आलू के ऊपर भी छोटे छोटे से ना स्पोर्स बन जाते हैं, ये है ना, हाँ वाइट कलर के। हालांकि वो चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो स्पोर फॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है। ये हाइड्रा, ये जो है हाइड्रा में होती है बडिंग। बडिंग मतलब साइड में एक छोटा सा ब्रांच निकल जाती है, और वो ऐसी लगती है जैसे बिल्कुल देखने में ओरिजिनल इसके जैसी, और फिर वो टूट कर अलग गिर जाती है। जहाँ पर गिरती है वहाँ पर नया हाइड्रा डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो पहला जो हमने देखा, पहला था फिजन। फिजन इज ऑफ 2 टाइप्स, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, और मल्टीपल में क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाता है, ठीक है। बाइनरी फिजन का एग्जांपल था अमीबा और पैरामीशियम, और मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है प्लास्मोडियम, ठीक। उसके बाद बात करते हैं बडिंग की। बडिंग होता है केवल हाइड्रा में, जिसमें एक छोटा सा बड साइड में निकल जाता है, धीरे धीरे डेवलप होता है, डेवलप होकर नीचे गिर जाता है, और फिर नया हाइड्रा डेवलप होना शुरू हो जाता है। थर्ड देखेंगे फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी, द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंगल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म into 2 or more pieces on maturing, each of which subsequently grows to form a complete new organism, is called fragmentation. Example, Spirogyra and Anemones,
ठीक है, निमोनिस बोलते हैं एक्चुअली इसको। तो इसमें फ्रेगमेंटेशन में ये होता है कि जैसे एक स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा एक ऑर्गेनिज्म है और वो धीरे धीरे उसके अंदर छोटे छोटे ना टुकड़े बन जाते हैं। अब हमने कहा कि ये एक स्पाइरोगायरा है जो कि मैच्योर हो चुका है, तो हम इसको बोलेंगे मैच्योर स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा में क्या होता है कि जब इसके फ्रैगमेंट्स जो हैं, यानी कि ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 3 अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं इसके, स्पाइरोगायरा इसको बोलते हैं। तो इसमें बोलते हैं 3 स्पाइरोगायरा प्रोड्यूस, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। इसका 3 छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना, दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। तो ये कहलाता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन और मल्टीपल फिजन में ये डिफरेंस है कि फ्रैगमेंटेशन में हमको ये पता चल जाता है, जैसे अंदर ही पता चल गया था कि 1, 2 और 3 ये इसके 3 पार्ट्स हैं, तो ये 3 ही पार्ट्स में डिवाइड होगा। मल्टीपल फिजन में हमें नहीं पता कि कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। जो हमने प्लाज्मोडियम का एग्जांपल लिया, तो उस मल्टीपल मतलब बहुत सारे होते हैं, न्यूमरस पार्ट्स, ठीक। और इसमें क्या, इसमें हमको पता है कि जितने अंदर पार्टीशन, जितने अंदर फ्रैगमेंट्स नज़र आ रहे हैं उतने फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होगा, ये होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम ये देखेंगे रीजनरेशन। चौथा जो है, चौथा मेथड जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, चौथा जो है टाइप, दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई छिपकली होती है ना, उसकी पूंछ कट जाती है और कुछ समय बाद आप देखते हैं कि वो धीरे धीरे ग्रो करके नई पूंछ निकल आती है, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। ह्यूमन बॉडी में भी कहीं पर रीजनरेशन होता है क्या? कहाँ? बाल और कोई ऑर्गन जो रीग्रो हो जाता हो? हाँ, अरे ना, खून, जिसमें खून ही ना हो। बालों में भी खून नहीं होता, जब बाल कटते हैं तो खून नहीं निकलता, ठीक है ना। स्किन जो है, स्किन की तो लेयर नीचे से निकल कर आती है, नई लेयर जो है उसके ऊपर क्या होता है कि क्लॉट जमता है और क्लॉट से रिपेयरिंग होता है, लेकिन फिर भी वो तो दोबारा से नहीं उगेगा ना। और कोई, हाँ, अभी अभी हुई थी इसके साथ। अच्छा, आ जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। और कोई एग्जांपल है क्या किसी बॉडी के कोई ऑर्गन का? कुछ हो? लिवर के बारे में जानते हैं? लिवर, लिवर जो है, लिवर अगर ख़राब हो जाता है ना, तो ये कहते हैं कि एक तो चीज़ ये है कि लिवर जो है वो पूरा ही डैमेज हो गया, पूरा डैमेज हो गया तो फिर वो लिवर ट्रांसप्लांट लोग कराते हैं। वो हार्ट का केस तुम कहाँ पहुँच गए? लिवर एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर लिवर का थोड़ा सा पार्ट ख़राब हो रहा है और डॉक्टर ने उस थोड़े से पार्ट को काट कर निकाल दिया, तो लिवर वापस से ग्रो करता है, लिवर जो है वापस से ग्रो कर जाता है। किडनी में नहीं होता, ये लिवर में होता है। तो एक ऑर्गन ऐसा ही है बॉडी में जो, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि वो रीग्रो कर जाता है, वो रीग्रो कर जाता है वापस से, लिवर में होती है ये चीज़, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजनरेशन। इसका एग्जांपल है हाइड्रा और प्लेनेरिया, ठीक है।
हाइड्रा में भी यही चीज़ होती है और प्लेनेरिया में भी होती है। हालांकि हाइड्रा में हमने बड फॉर्मेशन भी देखा, ठीक है। अब जरा प्लेनेरिया का एग्जांपल देखते हैं। तो प्लेनेरिया में ऐसा होता है कि ये इस तरीके से होता है। और प्लेनेरिया अगर एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली 3 पीसेस में कट जाए या 4 पीसेस में कट जाए, ये रीग्रो हो जाता है। तो जो तीनों ही पार्ट्स हैं, इसका भी और इसका भी, तीनों का रीजनरेशन हो जाता है। क्या हो गया तुम्हें? नहीं, परेशान मत करो। क्या कह रहे हो? इसकी प्लेनेरिया की शक्ल मिल रही है इससे नवे से? हाँ, कह रहा है कि इसके जैसा लग रहा है। ठीक है जी। अब अगला देखिएगा, स्पोर फॉर्मेशन। रीजनरेशन अभी नहीं है, अंदर रखी हुई है। अब उसके बाद अगला देखते हैं जी, स्पोर फॉर्मेशन। तो रीजनरेशन आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले फ्रैगमेंटेशन समझ में आ गया होगा, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, यहाँ तक क्लियर है? मानवी, इप्सिता और ये हेतल, क्लियर है? ठीक है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जरा, अगला देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में देखिएगा क्या है। In spore formation, the parent plant produces hundreds of microscopic reproductive units called spores. When the spore case of the plant bursts, then the spores spread into air, where these airborne spores land on food or soil under favorable conditions like damp and warm conditions. They germinate and produce new plants. तो उनमें से नए प्लांट्स धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट होता है ना, पेरेंट प्लांट पाउडरी सब्सटेंस होता है, जैसे कि आपका पाउडरी सब्सटेंस, जैसे कि पॉलन ग्रेन थे ना, उस तरीके से स्पोर्स जो हैं वो स्पोर्स निकलते हैं और वो बर्स्ट कर जाता है उसका कोई भी पोर्शन। और वहाँ से जब स्पोर्स निकलते हैं तो स्पोर्स हवा में फैल जाते हैं, और हवा में फैलने के बाद वो या तो कहीं किसी फूड पार्टिकल पर गिरते हैं, या फिर लैंड पर गिरते हैं, या फिर कहीं डैम्प सॉइल पे, मतलब गीली मिट्टी में गिर जाते हैं। तो जहाँ भी आसपास वो गिरते हैं वहीं पर नए ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नए प्लांट्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। अगला देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, इन दिस प्रोपगेशन new plants are obtained from the parts of old plants like stem, root and leaves without help of reproductive organs. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बहुत ही अलग तरीके का एक फंडा अपनाया जाता है। उसको आप अपने घरों में भी कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। जैसे मनी प्लांट होता है ना, मनी प्लांट जिसमें टेंड्रल्स निकली हुई होती हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास ये एक पौधा है, हाँ क्या? हाँ तो पढ़ लेने दो ना, उसका कल पेपर है। अब जैसे मान लीजिए ये है,
तो ऐसे आप मान लीजिए कि कोई प्लांट है और इस प्लांट में हमने क्या करा कि इस प्लांट में जैसे ही अलग अलग ब्रांचेस निकली हुई हैं, ऐसे ही इसकी एक ब्रांच को खींचा और खींचने के बाद ऐसे इसको मिट्टी में दबा दिया। इसको काट कर नहीं निकाला, इसको ऐसे ही मिट्टी में दबा दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने इस पौधे को ना किसी एक ब्रांच को खींचकर ऐसे बाहर निकाल दिया, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि यहाँ पर से ना रूट्स ग्रो करना शुरू कर जाती हैं इस जगह से। ठीक, तो जब रूट्स ग्रो करना शुरू हो जाती हैं, फिर थोड़े टाइम बाद आप यहाँ से इसको काट दीजिए। तो ये जो पौधा है, जब यहाँ से आपने काट दिया तो ये ब्रांच कट गई अलग। अब इस ब्रांच में अलग लीव्स वगैरह निकलनी शुरू हो जाएंगी और ये एक नया पौधा डेवलप हो गया। तो इस तरह से आपको उसको इनिशियली काट करके अलग करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने किसी एक ब्रांच को खींचा और खींचकर, और ऑब्वियसली कि अगर आप सोचो कि नीम का कोई पेड़ है और आप सोचो नीम के पेड़ की ब्रांच को आप खींच के ऐसे दबा दो, तो वो तो इतनी हार्ड, इतनी स्टिफ होती है, उसको तो खींचा नहीं जा सकता। तो जनरली ये उसी केस में करा जा सकता है जहाँ पर टेंड्रिल्स होती हैं। तो टेंड्रिल्स अगर हैं, तो जैसे मान लीजिए मनी प्लांट है, तो मनी प्लांट की एक ब्रांच मान लीजिए लेफ्ट में निकल रही है, एक राइट में, एक सेंटर में। लेफ्ट वाली को निकाल कर एक दूसरे गमले में लगा दो, राइट वाली को अलग गमले में लगा दो, वो अपने आप ही ग्रो करना शुरू कर जाती है। ऐसा होता है। ठीक है जी। चलिए जी, इसके बाद जो है कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी होते हैं। कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी होते हैं इसके रिप्रोडक्शन के, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। वो भी बताता हूँ अभी, बस 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ मैं।
क्यों मार रहे हो ये दूसरे को? हाँ क्या 7th फ्लोर से? और क्या हो गया? चलिए आर्टिफिशियल मेथड्स देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आर्टिफिशियल मेथड्स देखिए। पहला है कटिंग, फिर है लेयरिंग और फिर है ड्राफ्टिंग। तो कटिंग भी देखिएगा, कटिंग में क्या होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच इज रिमूव्ड बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ इज कॉल्ड कटिंग। तो आप क्या करेंगे कि प्लांट का एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो शार्प नाइफ से काट करके अलग निकाल दिया जाता है। कटिंग मे बी अ पीस ऑफ स्टेम, रूट और इवन अ लीफ। तो एक लीफ को काट कर अलग निकालना, एक स्टेम को काट कर अलग निकालना, या फिर एक रूट को काट कर अलग निकालना, ये सारा का सारा कटिंग की कैटेगरी में ही आएगा। अच्छा, तो प्लांट्स लाइक रोज, शुगरकेन, ग्रेप्स, बनाना, एलोवेरा, कैक्टस, ये सारे के सारे कटिंग से ही डेवलप होते हैं। उसके बाद सेकंड है लेयरिंग। Layering में क्या होता है? In this method, a branch of the plant is pulled towards ground and a part of it covered with moist soil, leaving the tip of the branch exposed above the ground. After some time, new roots develop from the part of the branch buried in the soil. The branch is cut from the parent plant. A part of the plant which has developed roots grow to become a new plant. Example: चमेली और जैस्मिन प्लांट। तो जैस्मिन का प्लांट जो है उसमें ये लेयरिंग करी जाती है, ठीक है ना। तो लेयरिंग में क्या करा जाता है कि प्लांट का ही एक पूरा का पूरा पार्ट लेकर उसको जो है बरी कर दिया जाता है, सॉइल के अंदर बरी कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, और दबाने के बाद वो धीरे धीरे ग्रो करता है, वो पूरा का पूरा एक नया ही प्लांट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ऑनलाइन वालों को क्लियर है भी? यहाँ तक बता दीजिए तीनों बच्चों को। Yes sir. Yes, sir. ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। आगे देखिएगा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या है? It is a method in which the cut stem of two different plants, one with roots and another without roots, are joined together in such a way that the two stems join and grow a single plant. The new plant will have the characteristics of root terminals. The cut stem of a plant having roots is called stalk. It is the lower part of plant. The cut stem of another plant without roots in the upper part is called scion. Example: apple, peach, etc. अब इसमें देखिएगा, इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमने ना ऐसे करा कि कोई
एक प्लांट जो है इसको हमने इस तरीके से ऑब्लिकली एक कर्सर कर दिया और एक दूसरा प्लांट देखा है उसको भी इसी तरीके का दूसरे प्लांट का पोर्शन है और उसका स्टेम का पोर्शन है मतलब उसमें रूट शामिल नहीं है उसको लेकर आए और दोनों को ज्वाइन कर दिया दोनों को ज्वाइन करा तो आपने देखे जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अलग अलग तरीके की शिमला मिर्च मिलती है मार्केट में, ठीक है, ग्रीन कलर की मिलेगी, येलो कलर की मिलेगी, है ना, और ब्लू कलर की भी मिलती है, तो अलग अलग कलर की रेड की भी मिलेगी। अच्छा, पिंक मिल जाती है, सिर्फ पीली मिलती है, रेड येलो ग्रीन। यहाँ पीछे जो ठेले पर खड़े रहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आपने सारे देख लिए, सारे तरीके की शिमला मिर्च देख ली, अगर यहाँ तक देख लिया, ठीक है। और भी अलग अलग रंगों की मिलती है, इनफैक्ट वाइट कलर की भी मिलती है, ठीक है। अब जरा मैं बता रहा हूँ वो है, ठीक है। अब आगे सुनिएगा कि ये होता कैसे है। ये ऐसे होता है कि नीचे तो शिमला मिर्च का पौधा लगा हुआ है, ठीक है, तो उसकी तो जड़ लगी हुई है नीचे, उसको जड़ से तो काटा नहीं, ऊपर से काट दिया, और आप कोई जो येलो कलर का कोई फ्लावर है, येलो कलर का फ्लावर जो है उसका ऊपर वाला पोर्शन आप कट करके लिया, उसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि उस जो नई शिमला मिर्च डेवलप होगी, आर्टिफिशियल होती है, बनाई जाती है हाइब्रिड तरीके, असली तो ग्रीन ही है, असली तो ग्रीन कलर की है, ठीक है, लेकिन है ये भी असली, लेकिन उसको डेवलप करा ये मेरा मानना है। यहाँ पर क्या करा कि एक ऐसा प्लांट, एक ऐसा फ्लावर ले लिया, एक ऐसा पौधा ले लिया जिसका फ्लावर येलो कलर का होता है ना, येलो रोज हो गया या रेड रोज हो गया। हमने क्या करा कि हमने उसकी एक छोटी सी ब्रांच ली और उसकी ब्रांच को यहाँ पर चिपका कर, मतलब ऐसे रखकर और उसको किसी रस्सी से बांध दिया, ठीक है। और वो रस्सी जो है वो फाइबर की होनी चाहिए, वो प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो रस्सी होनी चाहिए जो जूट वगैरह से बनाई जाती है। और फिर उसको धीरे धीरे आप जो है उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं, उसमें धीरे धीरे से आप पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू हो जाता है एज अ सिंगल प्लांट। अब उसमें क्या होता है कि वो जो नया प्लांट बन जाता है ना, नया प्लांट बनते ही उसके अंदर दोनों प्लांट्स की प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जो ओरिजिनल प्लांट था उसकी भी प्रॉपर्टी और वो जो फ्लावर वाला प्लांट है उसकी भी प्रॉपर्टी। तो इस वजह से जो नई शिमला मिर्च जो पैदा हो जाएगी वो फिर येलो कलर की होगी, जिस कलर का आपने प्लांट ऊपर ज्वाइन करा, ठीक है। तो अब देखिएगा, द कट स्टेम ऑफ प्लांट हैविंग रूट्स इज कॉल्ड स्टॉक। देखिए नीचे वाला कट स्टेम होता है, इसको तो बोलते हैं नीचे जिसमें रूट होती है उसको तो बोलते हैं स्टॉक, इसलिए सीधे, और जिसको ऊपर ऐसे ज्वाइन करते हैं उसको बोलते हैं सीलॉन, SCION। और दोनों जोड़कर एक नया प्लांट बनाना, ठीक है। द कट स्टेम ऑफ अनदर पार्ट विदाउट रूट, अपर पार्ट इज कॉल्ड सीलॉन। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, ये जितने भी हैं हमारे पास जो आर्टिफिशियल मेथड्स थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये तीन ही तरीके के थे। इसके बाद क्वेश्चन देखिएगा, राइट ऑल द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसकी कुछ एडवांटेजेस, क्वेश्चन देखिए आंसर। द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल प्रोपगेशन विल बी एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट, एनी डिजायरेबल फीचर्स ऑफ द पेरेंट प्लांट विल बी replicated in the new plant. Second है, many plants can be grown from just one parent plant by artificial propagation। तो artificial propagation से जो है सिर्फ एक पेरेंट प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। थर्ड है, we can also get seedless plant by artificial propagation। artificial propagation से हम ऐसे प्लांट्स को बना सकते हैं जिनके अंदर सीड नहीं होता, सीडलेस प्लांट्स को बना सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ, द प्लांट्स ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन usually need less attention in their early years than the plants grown from seeds। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट्स बनते हैं उनको उनके अर्ली ईयर्स में थोड़ी कम अटेंशन की ज़रूरत होती है, और कम देखभाल की ज़रूरत होती है, वो ऐसे से ही अच्छे ग्रो करते हैं। उसके बाद देखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक टॉपिक और है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो है, टिश्यू कल्चर में बहुत ही बढ़िया
एक मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें एक ही प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं और एक ही टाइम में, और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बीज की या बड़े बड़े स्टेम की किसी और तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एक छोटे से बॉक्स में रखकर भी हम टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। देखिएगा क्या होगा। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू or cells removed from the growing tips of a plant in a suitable growth medium is called tissue culture। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम एक प्लांट का एक छोटा सा पीस लेते हैं प्लांट के टिश्यू का या सेल का, उसको रिमूव करते हैं और उसको रिमूव करके किसी एक ऐसे मीडियम में रखते हैं जिस मीडियम में उनकी धीरे धीरे ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं टिश्यू कल्चर, जहाँ पर हम टिश्यू की हेल्प से नए प्लांट को बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, द ग्रोथ मीडियम यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट टिश्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोसेस because it contains various plant nutrients in the form of jelly। ठीक है, in the form of jelly। the jelly is called as agar। तो जेली को AGAR अगर बोलते हैं, जो जेली होती है। तो एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसको अगर बोला जाता है, उसके ऊपर क्या करा जाता है, उसको फैलाकर उसके ऊपर सारे छोटे 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 छोटे, अगर आपने 50 60 70 80 या 100 150 कितने भी छोटे छोटे अपने टिश्यूज लिए, छोटे छोटे टिश्यूज को आप रख देते हैं। ठीक है, रखने के बाद अब देखिए उसको प्रॉपर हार्मोन्स दिए जाते हैं। अब देखिए जरा क्या है प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू is taken from the growing point of the plant and placed on the jelly which contains nutrients and plant hormones। तो ये जो जेली होती है ना, अगर बोलते हैं इसको, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर प्लांट का एक तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितना उस प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, और कुछ हार्मोन्स चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, जिन हार्मोन्स की जरूरत होती है वो हार्मोन्स। ठीक है, उसके ऊपर क्या करा जाता है, देखिए द हार्मोन मेक द सेल्स इन द प्लांट टिश्यू डिवाइड रैपिडली producing many cells from the shapeless lumps called callas, CALAS। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि हार्मोन जो है वो क्या करता है कि इन्हीं प्लांट सेल्स को बहुत तेजी से रैपिडली डिवाइड करता है और छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट सेल्स में। ठीक है, अच्छा, प्रोड्यूसिंग मैनी सेल्स फ्रॉम द शेपलेस लम्प्स कॉल्ड कलास। यार ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसकी CALLUS होती है। चलो कोई नहीं। This callas is then transferred to another jelly containing suitable plant hormone which stimulates the callas to develop roots। तो callas को पहले, callas का मतलब क्या है कि जब हमने छोटे छोटे टिश्यूज इसी प्लांट में से, प्लांट के ग्रोइंग टिप्स में से हमने छोटे छोटे टिश्यूज को निकाला, और छोटे छोटे टिश्यूज को निकालकर हमने अगर के ऊपर फैला दिया, धीरे धीरे फैला दिया, तो उसने वहाँ से न्यूट्रिएंट्स गेन करे। न्यूट्रिएंट्स गेन जब उसने कर लिए, उसके बाद फिर हम उसको एक दूसरे अगर पर शिफ्ट करते हैं जिसके अंदर हार्मोन्स मौजूद हैं, प्लांट के हार्मोन्स जिसमें मौजूद हैं। दिस कैलास इज देन ट्रांसफर्ड टू अनदर जेली कंटेनिंग सूटेबल प्लांट हार्मोन्स व्हिच स्टिमुलेट्स द कैलास टू डेवलप फ्रूट्स। तो हार्मोन्स की हेल्प से क्या होता है कि अभी तो उसको न्यूट्रिएंट्स मिले थे छोटे छोटे टिश्यूज को, अब उनकी छोटी छोटी ना रूट्स निकलनी चालू हो जाएंगी। अच्छा, और ये कैसा होता है, ये सर्कुलर शेप या रेक्टेंगुलर शेप में बनाकर रख देते हैं कैलास को, ऐसा लगता है जैसे देखने में एक बड़ा सा पिज़्ज़ा रखा होता है, वो होता है। ठीक है, और उसको ऊपर छोटे छोटे टिश्यूज में लगा देते हैं। तो जब हार्मोन्स मिलते हैं तो उनकी धीरे धीरे रूट्स में ग्रो करनी शुरू हो जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, द कैलास विद डेवलप्ड रूट्स इज देन पुट ऑन अनदर जेली कंटेनिंग डिफरेंट हार्मोन्स व्हिच स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ शूट्स। फिर उन्हीं को निकालते हैं, जब उनके ऊपर जब उनकी रूट्स डेवलप हो जाती है तो उनको निकालकर दूसरे मीडियम पे रखा जाता है, यानी कि दूसरे कैलास पर रखा जाता है, और उसमें क्या होता है कि उसमें दूसरे तरीके के हार्मोन्स होते हैं जो कि शूट्स डेवलप करने में मदद करते हैं। फिर उसका धीरे से छोटा छोटा सा स्टेम निकलना, छोटा छोटा सा शूट निकलना चालू हो जाता है। ठीक है, द कैलास हैविंग रूट्स एंड शूट्स, फोर्थ पॉइंट कर रहा हूँ, द कैलास हैविंग रूट्स एंड शूट्स सेपरेट इनटू टाइनी प्लांटलेट्स। इन दिस वे मैनी टाइनी प्लांटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ फ्यू ओरिजिनल प्लांट सेल्स। तो कुछ छोटे से ओरिजिनल प्लांट सेल्स से बहुत सारे प्लांटलेट्स तैयार हो जाते हैं। द प्लांटलेट्स thus produced are transplanted into pots or soils where they can grow to form mature plants। ठीक है, तो उनको फिर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है कुछ पॉट्स में और सॉइल्स में, फिर वहाँ से वो नए मैच्योर प्लांट्स की तरह डेवलप हो जाते हैं।
एडवांटेजेस देखिए टिश्यू कल्चर की एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ वेरी फास्ट टेक्निक, thousands of plantlets can be produced in a few weeks from a small amount of plant tissue। तो छोटे से प्लांट टिश्यू से thousands of plants आप डेवलप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड एडवांटेज इसका, द न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर आर डिजीज फ्री। टिश्यू कल्चर से जो नया प्लांट डेवलप हुआ है वो डिजीज फ्री होता है, क्योंकि आपने उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स भी दिए हैं, स्पेशली न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, हार्मोन्स दिए हैं, फूड में किसी भी तरीके की कोई डिजीज नहीं होती। Tissue culture can grow plant round the year irrespective of weather or season। तो सीजन पर वेदर पर डिपेंड नहीं करता, पूरे साल आराम से आप टिश्यू कल्चर की हेल्प से बहुत सारे प्लांट पेड़ पौधे बहुत सारे आप बना सकते हैं। ये टिश्यू कल्चर आप कभी भी अगर किसी नर्सरी में जाना हो, आसपास रास्ते में देखते हैं बहुत नर्सरीज बनती है, कभी भी किसी भी नर्सरी में अगर जाना हो तो वहाँ पर जाकर आप टिश्यू कल्चर देख सकते हैं। वो कांच के जार में बनाकर रखते हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट्स होते हैं, फिर उनको छोटे छोटे मिट्टी के बॉटल उसमें गमलों में, जो आपने देखा होगा प्लास्टिक होती है ब्लैक कलर की, उसके अंदर उसको डाल देते हैं, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। ऐसा वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर से न्यू प्लांट्स को बनाने के लिए बहुत ही कम स्पेस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा स्पेस की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये इतना हो गया, इतना कर लीजिए आज, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल करवाता हूँ। ठीक है, अभी मैंने जैसे आज करा, कल भी और परसों भी, तो 2 दिन और कर लेंगे, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर ही कंप्लीट होगा। बहुत बड़ा चैप्टर, कल भी साइंस करूँगा, परसों भी साइंस। आता होगा या हो सकता है कल नहीं, पता नहीं।